व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज से यूनिक स्टडी चैनल पर एक नई सीरीज चालू होने जा रही है जो कि है टॉपर सीरीज। एंड इस टॉपर सीरीज में होने वाला है क्या कि जो साइंस का है ऑल चैप्टर जो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसकी पूरी तैयारी की जाएगी एक मंथ में, यानी कि 1 मंथ में आपका फुल साइंस कंप्लीट हो जाने वाला है। और एकदम अच्छे से आपको नोट्स में से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब भी इसमें कवर करवाए जाएंगे इन वन शॉट, यानी कि एक लेक्चर में ही आपको कंप्लीट करवाया जाएगा 1 चैप्टर। तो आज उस लेक्चर का फर्स्ट डे है। तो लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लंबा भी है, क्योंकि इसमें हम लोग को टाइप पढ़ना पड़ता है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब चारों चीज़ हमको पढ़नी पड़ती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला पार्ट है इसका न्यूट्रिशन। अब इसमें न्यूट्रिशन का मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर यूनिक स्टडी पर एक नोट्स प्रोवाइड करा था। तो अगर आपने उस नोट्स को अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए एंड उसको डाउनलोड करें, क्योंकि वो नोट्स बहुत ही आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। तो मैं भी आज उसी से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस नोट्स की खासियत है कि इसमें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें बस लिखा है, मेन पॉइंट, ज़्यादा लंबा नहीं किया है, तो इसमें आपको टाइम कम लगने वाला है। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 6 है हम लोग का साइंस का। तो इसका लाइफ प्रोसेसेस का पहले मतलब क्या है, ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो जो सभी जीवित प्राणी हैं, मतलब सभी जीवित जो लिविंग थिंग्स हैं, वो कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते रहते हैं। लाइफ प्रोसेस जैसे ब्रीथ हम लोग लेते हैं, ब्रीथ एयर लेते हैं, तो उसमें भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, ग्रोथ होता है, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो और भी बहुत चीज़ें जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो लिविंग थिंग है। तो उसके बाद all the processes like respiration, digestion which together keep the living organisms alive and perform the job of body maintenance called life processes। अब लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन क्या होगा, जब हम लोग जान गए कि लिविंग थिंग्स हम किसको कह सकते हैं, जिसमें कुछ मतलब जिसमें कुछ परफॉर्म हो, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसी को आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे ऑल लिविंग प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, सभी जितने प्रक्रिया होती है जैसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन होती है, जो कि सभी एक में होती है, और उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जीवित हैं, और परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, तो और वो सब बॉडी के मेंटेनेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि डाइजेशन हो गया, ये भी मेंटेन करता है हम लोग के बॉडी को, और रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं। अब आपसे कोई एग्जाम इसका डिफिनेशन पूछेगा तो आप ये डिफिनेशन दे सकते हैं, आसान है और समझने वाला है। एग्जाम्पल में देख लीजिए लाइफ प्रोसेसेस में होता क्या है। इसमें आपको पावर मैप बना के दिया जाएगा, क्योंकि मैप से आपको जल्दी रिकॉल होता है। तो देखिए, ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक। तो पहला पार्ट, अब इसका पहला पार्ट क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इसमें 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट है और न्यूट्रिशन इन एनिमल है। फिर उसके बाद जब न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया, फिर उसमें तो ऑटोट्रॉफ आ जाएगा, प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, और इसमें हेटरोट्रॉफ्स, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। फिर उसके बाद कैन मेक देयर फूड ऑन, ठीक है, कैन मेक देयर ऑन फूड, वो खुद से भोजन बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। और ये
एनिमल्स वाले में देख लीजिए, डिपेंड्स ऑन प्लांट और एन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इसमें डिवाइड किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. Example green plant. तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जो कि अपना जो फूड रहता है जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 और वाटर को यूज कर उन लोग यूटिलाइज करते हैं फूड बनाने में। तो उस प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा उन लोग अपना फूड बनाते हैं। किस किस चीज़ से बनाते हैं वो भी अब हम लोग देखेंगे आगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए ग्रीन प्लांट देख लीजिए। फिर उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? Kinds of nutrition in which in organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply or directly or indirectly. Example animal. तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये किस काइंड के न्यूट्रिशन होते हैं? जो कि ऑर्गेनिज्म ये अपने से खुद नहीं फूड को सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो ये डिपेंड होते हैं किस पे? ऑटोट्रॉफ्स पर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। तो ये डिपेंड फूड लेने के लिए डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर ही। जैसे एनिमल हो गया, फंगाई हो गया, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट क्या है। अब इसमें देखिए क्या बोला गया, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस होता है उसको जो कैरी करते हैं, मतलब उसमें देखा जाता है, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, तो ऑटोट्रॉफ्स में जैसे क्या होता है, यूज करते हैं उन लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर उन लोग ऑर्गेनिक मटेरियल से कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे पता है आपको, ग्लूकोज उन लोग बनाते हैं प्लांट्स, तो उन लोग ऐसे सिंथेसाइज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे उसका फॉर्मूला भी। तो अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight and is photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, इसको आप इजीली भी लिख सकते हैं कि इन विच प्रोसेस the plant make their own food by the help of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide। ठीक, तो इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, एंड आपको अगर एग्जाम्पल में लिखना हो तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। C6CO2, तो इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6CO2 + 12H2O, ये किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो 6C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्लस 6O2 + 6H2O, ये सब रिलीज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है यहाँ से। ठीक, अब चल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? जैसे सनलाइट हो गया, फिर क्लोरोफिल हो गया, फिर CO2 हो गया एंड वाटर हो गया। तो अब कैसे कैसे इन लोग वर्क करते हैं? सनलाइट है, ठीक, उसके बाद क्लोरोफिल का वर्क क्या है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करे।
सनलाइट को एब्जॉर्ब करे। और उसके बाद CO2 का क्या वर्क है, इंटर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ। तो इंटर ये स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है प्लांट में, एंड तो ये स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है प्लांट में, एंड ऑक्सीजन जो होता है वो उसी वे से रिलीज करता है, जो कि हम लोग अभी देखें इक्वेशन में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। फिर उसके बाद वाटर। अब वाटर में क्या है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब जो मिनरल्स हैं वो टेकन किया जाता है रूट के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा, जाइलम। तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, मतलब पूरे प्लांट के बॉडी में। अब देखिए अब आता क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि लीफ में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं, हम लोग उसको बुलाते हैं। फिर उसके बाद मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy plus splitting breaking of water into hydrogen or oxygen, reduction of CO2 to carbohydrate। तो ये जो पार्ट है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हम लोग का है एब्जॉर्प्शन। हम अभी बात किए क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर जो लाइट आती है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो लाइट केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में H2O होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है लाइट के थ्रू, तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो रिडक्शन हो गया CO2 में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो C बचेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होता है। अब एक और चीज़ है स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे, और जिसके थ्रू हम लोग का जो लाइट होता है, मतलब CO2 होता है, वो अंदर जाता है। अब इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। ठीक, ये एक्सचेंज करता है O2 और CO2 को। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन जब प्रोसेस होता है, तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर को वेपर बनाकर अपने वे के थ्रू, जहाँ से CO2 आता है अंदर, उसी के थ्रू बाहर कर देता है। तो इसका फिगर देख लीजिए क्या है, इस टाइप का फिगर है, आप रफली बना सकते हैं या तो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी आपके 3 टाइप हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अभी हम लोग तीनों का देखेंगे। होलोजोइक क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जो एनिमल्स जो होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो सॉलिड फूड हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं सॉलिड फूड, वो हम लोग के इनसाइड, बॉडी के इनसाइड में जो डाइजेस्ट होता है, कम्प्लेक्स फूड को सिंपली सब्सटेंस में बनाने के लिए हम लोग, जैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है हम लोग के अंदर, तो उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं होलोजिक कैटेगरी में लेकर आते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स फूड बेस्ड ऑन डेड डिकेइंग मैटर लाइक फंगी। एग्जाम्पल है फंगी, इसका एग्जाम्पल है। तो सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, मतलब उस पर उनसे खाना फूड लेते हैं। तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक, जैसे फंगी हो गया। तो पैरासाइटिक अब क्या होता है, पैरासाइटिक सबसे अलग है। जैसे देखिए पैरासाइटिक लिव्स इनसाइड
or outside other organisms host and derive nutrition from it, like cuscuta, plant parasitic ticks, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, पैरासाइटिक में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम लोग के बॉडी पर जैसे किल नहीं करते हैं, उन लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते हैं, फिर भी उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, मतलब उनसे फूड लेते रहते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे किसी को भी आप होस्ट बना दीजिए, उससे उससे आप जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो वो किसी को भी होस्ट बना सकता है, होस्ट बनाकर वो अपना फूड गेन करने लगे उससे। तो जैसे कस्कुटा होता है, एक बुक में एग्जांपल दिया है कस्कुटा, वो ट्री के ऊपर ही ग्रो करता है बेल की तरह, और वो ट्री से फूड लेने लगता है। ठीक, अब उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। अब ये टॉपिक है, समझने वाला है। यूनिसेलुलर सिंगल का सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर किसको कहते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसके पास वन सेल हो। तो अभी हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। तो अभी हम दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कैसे इन लोग फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे देखिए पहले फिगर में क्या दिखा रहा है कि फूड पार्टिकल बाहर है और न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस। अब उसके बाद देखिए स्यूडोपीडिया आ गया है जो कि दोनों तरफ से उसको फूड को कवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर तीसरे पार्ट में देखिए फूड को एकदम राउंड आउट करके अंदर कर लिया गया है। फिर उसके बाद ये कंज्यूम कर लेगा, फिर वेस्ट जो बचेगा वो निकाल लेगा। बस वही प्रोसेस यहाँ सब जगह दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से आप इसकी को अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी को भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट ऑल द बॉडी, सिलिया होते हैं, ऑल द बॉडी प्रेजेंट होते सभी बॉडी पार्ट पे, और टेक इन फूड एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक, तो ये एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही अपना फूड गेन कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। अब देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है और थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें है स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है आपके बॉडी में ही, क्योंकि होते हैं। जैसे डाइजेशन होते हैं, डाइजेशन में क्या होगा, पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, एलिमिलेशन, इजेशन। तो ये पांचों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका वर्क क्या है अभी हम लोग देखते जाएंगे धीरे धीरे। तो इंजेशन जो होता है वो हमारे जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो उसको उसी को हम लोग इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन वो होता है जो कि हम लोग के पेट में जाकर स्टोमक में जाता है और सब जगह डाइजेस्ट होता है, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। फिर एब्जॉर्प्शन जो कि हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब किया जाता है पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन यानी कि थ्रो कर दिया जाता है बॉडी पार्ट से। अब देखिए अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन क्या है, कैसे हम लोग गेन करते हैं। सबसे पहले माउथ का काम होता है कि माउथ इनटेक होल फूड, सभी फूड को पहले खाते हैं, फिर उसके बाद च्यू करते हैं, मतलब उसको चबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं ऑफ फूड। फिर उसके बाद टंग से रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस स्वॉलिंग पुशिंग डाउन फूड ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई, ये तो हम डेली करते हैं, आपको समझ में भी आता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टंग का काम क्या बोला गया, रोलिंग द फूड, फूड को इधर से उधर करेंगे, टेस्ट लेंगे फूड का और ढकेल देंगे, मतलब पीछे थोड़ा सा धक्का दे देते हैं कि वो नीचे चला जाए और ऑइसोफेगस के थ्रू।
तो सलाइवरी ग्लैंड, अब यहाँ पे एक ग्लैंड यहीं पे प्रोड्यूस हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड, सेक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। तो इसमें सेक्रेट सलाइवा, सलाइवा एक सलाइवरी एमिलेज सेक्रेट किया जाता है इसमें से, जो कि स्टार्च को शुगर के फॉर्म में लेकर आ जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, स्टार्च को शुगर के फॉर्म में लेकर आ जाता है। फिर उसके बाद ये ओइसोफेगस, यानी कि यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका काम क्या होगा कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया जाएगा। स्टार्च है, स्टार्च में सलाइवरी एमिलेज मिलेगा तो वो डाइजेस्ट होकर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। अब हम लोग का पहला डाइजेशन प्रोसेस यहीं पे होता है हमारे माउथ में, बकल कैविटी जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है कि आप जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम लोग गर्दन से ओइसोफेगस से जब जो ट्यूब रहती है उससे वो नीचे जाने में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हेल्प करती है। क्या होता है मूवमेंट में कि वो एक जगह से उसको नीचे भेजने में हेल्प करती है, स्ट्रेच करती है और दबाती है, फिर स्ट्रेच करती है, ऐसे से कर करके वो नीचे ढकेल देती है स्टोमक में ताकि आसानी से फूड चला जाए। फिर उसके बाद स्टोमक में पहुंच गया फूड, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पे एक और ग्लैंड आ रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि क्या सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर लेता है ये, जो जिसमें गैस्ट्रिक जूस में होते क्या क्या है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, ये 3 पार्ट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। अब पेप्सिन का क्या वर्क है, पेप्सिन का वर्क ये है कि जैसे ये एक एमिलेज है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बट HCl का क्या रोल है, जैसे पेप्सिन का रोल है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और किसके हेल्प से, जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा तब तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब जैसे HCl, उसी के लिए HCl भी रिलीज होता है, क्योंकि HCl जब रिलीज होगा तो HCl एक बहुत हार्मफुल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब वहाँ पे रिलीज होता है तो पेप्सिन अपना वर्क एकदम परफॉर्म कर पाता है। फिर उसके बाद म्यूकस, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ये गैस्ट्रिक जूस आप जानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये इनर लाइनिंग को भी डैमेज कर सकता है, यानी कि स्टोमक को डैमेज कर सकता है। तो उसी से स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है ये HCl से, म्यूकस जिसको हम लोग कहते हैं। तो फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का फूड एंटर करता है। अब हम लोग का देखिए 2 चीज़ डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो गया, एक प्रोटीन अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो गया। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होगा, फैट बचा है तो फैट डाइजेस्ट होगा फैटी एसिड में। कैसे होगा देखते हैं, इंटेस्टाइल एमिलाइज इंजाइम्स, इंटेस्टाइल एंजाइम आ रहा है। अब इंटेस्टाइन एंजाइम में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया था और फैट को फैटी एसिड में बदलने के लिए यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया गया है। हाँ, तो फैट को फैटी एसिड में बदलने के लिए क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये बदलाता है, अभी देखेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे है, देख लीजिए आप कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर होता है, लीवर से हम लोग का बाइल जूस निकलता है और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इमल्सिफाई होते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब ठीक, बाइल जूस से इमल्सिफाई होता है। बाइल जूस किस नेचर का होता है, बाइल जूस अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। और पेनक्रियाज से आते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो जिसमें है ट्रिप्सिन लिपेज है। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है,
प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो बच्चे को जो प्रोटीन रहता है उसको डाइजेस्ट करता है। फैट जो रहता है वो ग्लाइसोरॉल में डाइजेस्ट होता है, या तो आप फैटी एसिड भी आप खा सकते हैं। अब इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। बहुत छोटा सा आंसर है, आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइनल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, वो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हुआ रहता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ रहता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ रहता है, वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब हम लोग डाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन अब एब्जॉर्ब किया जाता है ना। विली जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर में, तो वहाँ पे हम लोग का जो जो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, फिर से आ जाते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देख लीजिए क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस ऑफ वाटर का एब्जॉर्ब किया जाता है, और द रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द विया ऑफ एनस इजेशन। इसको हम लोग इजेशन कहते हैं, जो कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो वेस्ट हो चुका है, तो हमारे एनस के थ्रू वो बाहर कर दिया जाता है। तो ये थी हमारे पार्ट, जो न्यूट्रिशन पार्ट है ये थोड़ा सा लंबा चला, क्योंकि इसमें आपको डाइजेशन के बारे में पूरे बातें जाननी थी, एंड क्या क्या वर्क होते हैं, नाम भी बहुत सारे थे। अब इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन में। इसकी भी नोट्स मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि इस नोट्स में आपको बहुत ही डीपली आपको बातें पता चलेंगी। आप बुक से पढ़ने में आप बोरिंग फील करते हैं, आप इससे पढ़ने में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है रेस्पिरेशन, हम लोग का जो टॉपिक है। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है अभी हम लोग जान लेंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, फर्स्ट पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, गैस एक्सचेंज होता है हम लोग के लंग्स से। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 ब्रीथिंग। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू, जो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि हम लोग सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल फूड को एनर्जी में ब्रेक डाउन करते हैं। एनर्जी रिलीज होती है ना, वो सेल के अंदर ही होती है। तो अब उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो यहाँ 3 पाथवे हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक। फिर उसके बाद इन साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक। साइटोप्लाज्म में जाके ये पाइरूवेट बन जाता है प्लस एनर्जी। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ऊपर 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पाइरूवेट को 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम पहला पॉइंट देखते हैं, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ये पार्ट है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या क्या रिलीज होता है? इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। तो इसमें जब ये पाइरूवेट, जब इसमें अब्सेंस ऑफ, जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे ईस्ट हो गया अभी हम लोग पढ़ने वाले, तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पाइरूविक एसिड इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, तो
उसको ईस्ट में ये देखा जाता है बेसिकली। फिर उसके बाद इन मसल सेल लैक ऑफ ऑक्सीजन हम इसको कह सकते हैं। अब उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी 2 ATP रिलीज होती है। फिर इमल्सी accumulation of lactic acid cause muscle fatigue. It occurs after rigorous exercise. तो देखिए यहाँ पे जब इन मसल में ये पाया जाता है, इन मसल में होता है ये जो रेस्पिरेशन है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जो स्ट्रेच नहीं हो जाता है हम लोग का मसल। जब हम लोग ज़्यादा साइकिलिंग कर लेते हैं या तो मसल कुछ वर्क कर लेते हैं ज़्यादा हैवी, तो इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें CO2 रिलीज होता है और वाटर होता है और एनर्जी होता है। इसमें 38 ATP होते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखिए, अब इसमें अब समझ में आ गया अब कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब इसमें होता क्या है इस रेस्पिरेशन में कि 2 टाइप के रेस्पिरेशन है, ये हो गया और ये हो गया। तो एरोबिक और एनाएरोबिक होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। अब इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब एरोबिक क्या होते हैं, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होते हैं वहीं पे ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन वहीं पे होता है। फिर अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहते हैं और होते हैं। फिर उसके बाद एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2 होता है और वाटर होता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जैसे हम लोग जाने अभी 38 ATP होती है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और फिर उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये क्या होते हैं, टेक प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑब्वियसली बात है एरोबिक है तो उसमें जो जो होगा उसका उल्टा इसमें होगा। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद अकर्स इन साइटोप्लाज्म, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ये साइटोप्लाज्म में। कंफ्यूज मत रहिएगा क्योंकि इस साल भी इसके सैम्पल पेपर में आया, CBSE के सैम्पल पेपर में ये। इन प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, उसमें CO2 प्लस एंड H2O था और इसमें लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कभी कभार 2 ATP हो जाता है रिलीज, तो बहुत कम है ये, इससे एनर्जी नहीं मिलती है। अब ये जान लिया कि इसके रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के कितने पार्ट होते हैं, रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ कर होता है और टाइप अपने जान लिया। फिर उसके बाद अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये होता क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए अब एक एक पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ऐसे सीक्वेंस में लगाया गया है कि आपका कहाँ से एयर पास होता है। तो इसके बाद पहले सबसे नॉस्ट्रिल से नीचे आता है, नॉस्ट्रिल यानी कि नोज हो गया, नोज से नेसल पैसेज के द्वारा आता है, फिर नेसल कैविटी, फिर फेरिक्स होता है, फिर लैरिंक्स होता है, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है आपके फिगर बुक के फिगर में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद लंग्स यानी फेफड़ा, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और ज़्यादा पार्ट में ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद ऑलिवियल एल्वियोली जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फिर उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म, ये हम लोग का पूरा मैकेनिज्म है जहाँ से एयर एंटर करता है। फिर उसके बाद उसी के थ्रू मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सेल हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि
जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो सेल तक कौन लेकर जाते हैं? होमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। होमोग्लोबिन उसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक लेकर जाना, जो कि ब्लड में ही रहता है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, ये पॉइंट इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब इसमें क्या है, इनहेल जो करते हैं हम लोग, मतलब कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तब ड्यूरिंग इनहेल द थ्योरेटिक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि जो चेस्ट कैविटी है वो मतलब कि और स्ट्रेच हो जाती है, फूल जाती है। फिर उसके बाद रिब्स लिफ्ट अप। रिब्स जो होते हैं मतलब जो बोन्स होते हैं उसी को रिब्स कहते हैं। रिब्स जो होते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं वो भी। फिर डायाफ्राम जो होते हैं बिकम फ्लैट इन शेप, जैसे जो यू शेप के उल्टे पैराबोला शेप का वो फिर से एक स्ट्रेच हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग। वॉल्यूम ऑफ जो लंग होता है वो लंग्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एयर क्योंकि एंटर करता है लंग्स में। ये हो गया इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में थियोरेटिकली कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ये कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या थे जो एक्सपेंड हो जा रहा था, इसमें और कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी कि और छोटा और सिकुड़ जा रहा है। फिर उसके बाद रिब्स मूव डाउनवर्ड, जो रिब्स होते हैं डाउनवर्ड चले जाते हैं। फिर उसके बाद डायफ्राग्म बिकम डोम शेप्ड, यानी कि डोम शेप्ड यानी कि पैराबोला शेप आप कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, क्योंकि एयर उससे निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है, जैसे आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। इसमें भी आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे जाता है। अब लास्ट पॉइंट, एयर का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि एयर रिच इन O2 इन ऑलिवियस ब्लड। तो एयर होता है जो कि ऑक्सीजन उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, वो ऑलिवियस से रिच होता है ब्लड के थ्रू, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो कैप ओलिविया होते हैं मतलब एल्वियोली होते हैं, उसके पीछे ब्लड वेसल निकले रहते हैं जो कि ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देते हैं। अब जो ब्लड रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। होमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके थ्रू वो पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है और हर सेल के जितनी नीड रहती है उसमें पहुंचाता रहता है। फिर O2 इज रिलीज इन टिश्यू, ठीक, O2 जो रहता है वो टिश्यू में रिलीज होने लगते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर CO2 डिजॉल्व इन ब्लड, और जो जैसे कि एयर हम लोग किए तो उसमें CO2 भी है, O2 भी है एंड अदर गैसेज भी। जो CO2 होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं ब्लड में। फिर ब्लड वेसल एल्वियोली जो होते हैं वो ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं एल्वियोलर सैक में रिलीज होता है। फिर उसके बाद CO2 सेंड टू थ्रू द नॉस्ट्रिल, फिर वही पार्ट है CO2 फ्रॉम टिश्यू, ऐसे से एक राउंड बनता जाएगा। अब ऐसे ऐसे हमेशा चलता रहता है। फिर उसके बाद जो पॉइंट है आपका, फिर उसके बाद जो आपका पॉइंट है आएगा वो होगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये ह्यूमन से ही हैं या तो एनिमल्स ही हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन।
ये जैसे कि वाटर में रहते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन की कम रहती है, तो वो ये वहाँ पे रेस्पायरेशन करते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोग का रेस्पायरेशन इन प्लांट। देखिए जो जो आपका न्यूट्रिशन में पढ़ाया गया तो उसमें भी आपको प्लांट में पहले बताया गया था। फिर उसके बाद रेस्पायरेशन में भी प्लांट में होता है, प्लांट में भी होता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट में होता है, और एक्सक्रीशन भी प्लांट में होता है। तो मैं सबका बताते जाऊंगा। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट इज सिमिलर देन द रेस्पायरेशन इन एनिमल। रेस्पायरेशन इन प्लांट एक मिलते जुलते रहते हैं एनिमल के रेस्पायरेशन से, गैसियस एक्सचेंज होता है वहाँ पे भी। पहला पॉइंट, स्टोमाटा इन लीव्स, स्टोमाटा के थ्रू गैस रिलीज होता है, अभी मैंने बात किया था। फिर लेंटिकल्स इन स्टेम, स्टेम में जो लेंटिकल्स लगे रहते तो उसके थ्रू होता है। फिर जनरल सरफेस ऑफ रूट, जैसे वाटर वाटर का ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, उसी में गैसियस एक्सचेंज होते रहते हैं। तो अब मैंने आपने अभी तक न्यूट्रिशन, डाइजेशन और ये रेस्पायरेशन कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन पर। तो अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये भी पार्ट और इम्पॉर्टेंट है, एंड इसमें आपको हार्ट का काम पता चलेगा और किडनी का वर्क। तो अब बढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हार्ट का काम देखेंगे, हार्ट क्या वर्क करता है लाइफ प्रोसेस में। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है, जो ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर फूड सप्लाई, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जो हार्ट का आपको काम पता ही, पंपिंग करना होता है जो ब्लड को। तो ह्यूमन बीइंग होते हैं और उनके तरह लाइक अदर मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब रेगुलर फूड सप्लाई करते हैं, मतलब रेगुलर फूड खा इन्हें कंज्यूम करते हैं। दिस फंक्शन परफॉर्म बाई अ सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। ये सिस्टम होता क्या है, क्या क्या इसमें वर्क होते हैं, इसको मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा। द सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक, अब देखिए कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आपका होता है क्या, हार्ट होता है, ऑर्गन्स आप पहले देख लेते हैं। पंपिंग ऑर्गन्स मतलब हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद ब्लड वेसल यानी कि आर्टरीज एंड वेन, जो नस होते हैं उसमें आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं, और कैपिलरीज भी होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद और सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं जिसमें हम लोग का ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद लिम्फ भी उसी टाइप का लिक्विड है, फ्लूइड है, जो कि येलोइश कलर का है, आपको भी बाद आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें होता क्या है, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। तो इसमें ह्यूमन हार्ट में होता क्या है, सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जाता कहाँ है, फ्रॉम द बॉडी पार्ट से वो वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में आता है, ठीक। राइट आर्टरियम से वो जाएगा राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट में, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में, फिर लंग्स में। अब देखिए लंग्स में ये ब्लड पहुंचा, यहाँ से लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेकर जो लंग्स तक के जितने भी वेन होते हैं उसको पॉलीमनरी वेन कहते हैं, और जितने भी आर्टरी होते हैं उसको पॉलीमनरी आर्टरी कहते हैं। फिर उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा होमोग्लोबिन के थ्रू, अभी हमने बात किया था। फिर उसके बाद जाता कहाँ है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम में ही, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट अओर्टा विया।
वेना के बाद वेन ऑर्टा के थ्रू जाता है। ये ऑर्टा क्या है? ऑर्टा एक लार्जेस्ट आर्टरी का नाम ही ऑर्टा है और लार्जेस्ट वेन का नाम वेना केवा है। तो और सब बॉडी पार्ट में ये पहुंचा देता है। ये पूरा सिस्टम है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम हार्ट कैसा है। हार्ट आपके बुक में भी दिया गया होगा, आप उसमें से भी जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आर्टा यही है। फिर वेना केवा है, सबसे बड़ी जो वेन होती है उसको पॉलीमनरी सर्किट ही हम लोग उसको कहते हैं, जो कि लंग्स और जो हार्ट के बीच में जो सर्किट बनी रहती है जो पाइप के थ्रू, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है पॉलीमनरी हम उसको कहते हैं। अब डबल सर्कुलेशन भी इसी को कहते हैं कि एक तो लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आके एक हार्ट और लंग्स के बीच में हो जाएगा एक सर्कुलेशन, और एक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी पार्ट में हो जाएगा। तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देख लेते हैं हम क्या क्या फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड हो गए, लिम्फ हो गए, प्लाज्मा हो गए, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। तो सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कैप कॉर्पुलेस, तो आरबीसी भी रेड ब्लड सेल्स और कैरिंग रिस्पेक्ट ऐसे O2 एंड CO2। ये O2 एंड CO2 जैसे आप देखे होंगे कंटेन करते हैं। फिर उसके बाद ये होमोग्लोबिन भी कंटेन करते हैं, तभी तो ऑक्सीजन को लोग ट्रैप कर पाएंगे। इम्पार्ट रेड कलर टू मी ब्लड। होमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये फ्लो करने में हेल्प करता है। WBC वाइट ब्लड सेल प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाई engulfing the germ cell and producing antibiotics। ये ब्लड सेल एक प्रोटेक्ट डिफेंस करता है हम लोग का ब्लड को, जो कि जर्म सेल जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स के थ्रू प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। फिर उसके बाद लिक्विड कंपोनेंट। अब ये लिक्विड क्या है? ये मतलब रेड ब्लड सेल्स ये सब सॉलिड्स है। अब लिक्विड आ गया प्लाज्मा। येलोइश कलर फ्लूइड कंटेन इतना 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन वेज एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन इनऑर्गेनिक मिनरल्स आयंस। तो ये सब ये कंटेन करता है। ये सब का ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं याद करना, लर्न भी नहीं करना है। फिर आपको लर्न क्या करना है? लिम्फ क्या होता है? और येलोइश फ्लूइड escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces, contain less protein than blood. Lymph flows from the tissue to the heart, assisting in transportation and डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। अब लिम्फ होता क्या है? कि येलोइश फ्लूइड टाइप का है, आपके ब्लड में रहता है। कैपिलरीज के जो बीच में जो स्पेसेस रहते हैं उसमें ये प्रोटीन कंटेन करता है। लिम्फ फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम टिश्यू से फ्लो करता है हार्ट तक। असिस्टेंस का ये काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर उसके बाद आता है ब्लड वेसल। अब है क्या ब्लड वेसल? अभी भी हमने बात किया कि ब्लड वेसल है आर्टरी वेन, जो कि दो वेसल हैं जिनके थ्रू हम लोग पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कैरी आर्टरी में देख लेते हैं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट पहले करते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी होते हैं कि पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, इनका काम ही यही होता है कि पूरे बॉडी में ये ब्लड को पहुंचाएं, पूरे सेल के टिश्यू में भी कैपिलरीज के थ्रू पहुंचाएं। अब इन जैसे कि इसको पॉलीमनरी आर्टरी भी यही काम करता है, जो लंग्स से लेकर हार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये थिक होता है और इलास्टिक होता है, मतलब ये मोटा भी होता है और तनता भी है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। हार्ट जब पंप करता है तो इस पर प्रेशर रहता है ताकि ये फट ना जाए या तो इसमें कहीं से लीकेज ना हो जाए, इसलिए ये इलास्टिक और ठीक ठीक होता है। अब हमने ये बात जान ली कि आर्टरी होती क्या है। अब उसका जस्ट अपोजिट उल्टा वेन है, ये कैरिंग करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे पूरे बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। ये इसमें प्रेशर कम होता है। आल्सो कॉल्ड कलेक्टिव वेसल, ये कलेक्टिव वेसल भी इसको कहा जाता है। और तीसरा क्या है, थीन है, ये पतला होता है और लेस इलास्टिक कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा कम इलास्टिक होता है। अब हमने ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो पार्ट हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। ये दो पाथवे हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जैसे कि रूट में से ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी में। और नो एनर्जी इज यूज, ये एनर्जी यूज ही नहीं करते हम। फिर उसके बाद कैरिंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये फ्लोएम का काम ही यही है। अपनाई में भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड में, मतलब लीव्स में जो फूड रिलीज हुआ है वो पूरे बॉडी पार्ट में, अदर पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। एनर्जी यूज फ्रॉम एटीपी, ये एटीपी के थ्रू एनर्जी यूज करते हैं। अब देखिए, ट्रांसपायरेशन इन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और लॉस ऑफ वाटर करते हैं, जैसे कि लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वाटर को वेपर बनाकर ये थ्रो कर देते हैं। अब फंक्शंस देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, ये सब वाटर और जो मिनरल होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी मैंने बताया रूट के थ्रू ये एब्जॉर्ब किया जाता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट में जो टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन रखने में भी काम करता है, हेल्प करता है। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड लोकेशन, ट्रांसलोकेशन। इसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं कि फूड स्टोरेज जहाँ पे प्लांट में रहता है लिफ्ट में, वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट में जहाँ नीड होती है वहाँ पे ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब बस बचा है एक्सक्रीशन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट ही आपको लगेंगे। तो अब इसमें है क्या, एक्सक्रीशन पार्ट में कुछ है नहीं वैसे तो, बस में द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, ये मेटाबॉलिक वेस्टेज यानी कि नाइट्रोजेनियस वेस्टेज को थ्रू करता है बॉडी के थ्रू। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लीजिए, आप देख सकते हैं इधर ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके बुक में भी बना हुआ। तो उसमें होता क्या है, पेयर ऑफ किडनी और यूरेनी ब्लेडर, फिर उसके बाद है क्या, हाँ, अ पेयर ऑफ यूरेटर, फिर अ यूरेथ्रा। ये सबका काम क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसमें से जो मिनरल्स है वो सबको एब्जॉर्ब करता है और साल्ट को भी एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो यूरिनरी ब्लैडर में जो
यूरिन बनता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट बनता है, वो सब उसमें स्टोर होता है। फिर पेयर ऑफ यूरेथ्रा के थ्रू वो चला जाता है, निकलता बाहर। फिर यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर ना, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, फिर उसके बाद वो चला जाएगा, थ्रू हो जाता है बॉडी के आउटसाइड पार्ट में। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी passes through the ureter into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra। ठीक, तो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी में, किडनी से में प्रोड्यूस होता है, फिर यूरेटस में जाता है, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद जहाँ पे वो स्टोर होता है, फिर उसके बाद रिलीज हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, hence urea, which is produced in the liver। एक होता क्या है, यूरिन मेक करता है, ये यूरिन बनाता है और उसमें से फिल्टर करता है, वेस्ट को अलग करता है, जो कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट है ब्लड से वो अलग करके। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यूरिया, जो कि लीवर से हम लोग को ब्लड में मिल जाता है। अब ईच किडनी हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट का नेफ्रॉन, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं ईच किडनी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिट है और छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उन लोग का सबका अलग अलग फंक्शन है। ईच किडनी है, ये तो हो चुका है। अब इसके बाद द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। बोमन कैप्सूल के थ्रू ये सब चीज़ें जो है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ये सब थ्रू कर दिए जाते हैं, फिल्टर कर दिए जाते हैं, छान दिए जाते हैं। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द filtrate are reabsorption by capillaries surrounding the nephron। फिर जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं वो सब सब्सटेंस को जैसे एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। फिर उसके बाद सिक्रेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर है और साल्ट के साथ, वो साल्ट जो है नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, उसको थोड़ा सा वाटर ऑफ अमाउंट के साथ थ्रो कर दिया जाता है। हाँ, जो थोड़े से साल्ट हैं उसको थ्रो कर दिया जाता है नाइट्रोजेनियस वेस्टेज के साथ। अब ये लास्ट पॉइंट है, होमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड एंड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मीन्ड ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट। ठीक, तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं, उसी से ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और इसका मतलब है कि ये उन लोगों में होता है जिनका किडनी ख़राब हो जाता है, या तो उनका किडनी दोनों ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये लास्ट टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर इस महीने ये टॉपर सीरीज चलता रहेगा। तो चलते हैं पढ़ने। ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O, ये होते हैं स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन तो होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अदर वेस्टेज में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एक्सेट्रा, जो छल्ले होते हैं और जो ये लीव्स होते हैं उसमें जो स्टोर होते हैं वेस्ट अलग अलग, वो जो प्लांट के पत्ते जो गिरते हैं सूख के, उसमें उसी में सब चीज़ स्टोर रहता है और वो गिर जाते हैं, यानी कि वो वेस्ट एक तरह से निकल रहा है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्टेज इनटू सॉइल अराउंड। प्लांट जो होता है वो जाइलम के थ्रू ही
थ्रू भी अपने वाटर को वेस्टेज में, मतलब वेस्ट होता है वाटर में मिलाकर ट्रांसफर कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। गम्स रिजाइन इन ओल्ड जाइलम, गम्स जो निकलते हैं किसी किसी पेड़ में से, ओल्ड हो जाते हैं, वो सबको जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू भेज दिया जाता, सेंड कर दिया जाता। सब मेटाबॉलिक वेस्ट है in the form of crystal of calcium oxalates in the leaves of coloxia and stem of जमीखंड। तो ये सब मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, इस सबको भी हम मतलब प्लांट जो होते हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो की हर पॉइंट अच्छे समझ में आई होगी। जिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत पॉइंट डाउट है थोड़े बहुत पॉइंट्स में, वो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपका पूरे बायो क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बाद जो जो भी साइंस में है हर चैप्टर को कवर अप किया जाएगा इसी मंथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।